हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो वर्ड है मतलब जिसको अचीव करना इंसान के मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए हमें। अगर आज हम इसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आगे जाके हम अपनी स्थिति जो है सुधार सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर ये पॉइंट हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगी कि आप 2023 में भी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी एज तो 35 साल हो गई, अब तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकता, या फिर मेरी एज जो है 40 की हो गई, अब मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हम माइंड सेट बनाते हैं वैसा ही हमारा माइंड सेट बनता है और हमारा माइंड सेट जैसा हो जाता है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग काम भी हम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि वो अपने आप को ना एकदम एम्बैरस कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि जैसे मैं तो इस काम को अब कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत गलत बात है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक भी किया करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी मतलब सामान पर खर्चा करने से पहले आप उस चीज़ का मतलब ऐसे मतलब वो करो, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट बता रही हूँ मैं ये आपको कि कोई भी सामान खरीदना है उससे पहले उसका आपको ये करना है कि ये मेरे लिए ज़रूरत है इसको खरीदना या फिर मैं अपनी इच्छा के अनुसार खरीद रहा हूँ। क्योंकि कुछ खर्चे हमारी लाइफ में ना ऐसे होते हैं कि जिनको हम चाहते हैं कि हम इनको रोक सकें, लेकिन फिर भी हमारा मन कहता है कि खरीद लो, लेकिन हमें शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक एग्जाम्पल से सोचेंगे, ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं हमारी ज़िंदगी की में कि हम इन पर बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं। पैसा वेस्ट भी नहीं कहूँगी मैं इस बात से, पैसा हम उड़ा देते हैं तो और काम भी वही करती हैं। अब जैसे मान लो आपको कोई टीवी खरीदना है, जैसे मान लो आपको कोई टीवी खरीदना है, सैमसंग का, एमआई का, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके आप चलो 55 इंच का, 24 इंच का, 45 इंच का जो भी आप खरीद रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने इंच का है, लेकिन आप उसकी क्वालिटी पर खर्च कर रहे हैं। तो वो जैसे मान लो कोई टीवी आ रहा है, एक सैमसंग का टीवी आप देखिए, कोई ऐसा होगा कोई 50,000 में भी आएगा और कोई एमआई का टीवी आप खरीदेंगे वो शायद 1 लाख में भी आएगा। तो आपको 1 लाख रुपए खर्च करने के बजाय आपको अपना पहले बैलेंस चेक करना चाहिए और अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आपको गुड्स खरीदना है। ऐसा नहीं कि आप अब टीवी खरीदने गए थे आप वहाँ पर 50,000 का, लेकिन आपको कोई उसमें डिफरेंस थोड़ा सा आपको दुकानदार ने थोड़ा सा कन्वेंस किया और उसने आपको 1 लाख रुपए का टीवी दे दिया और वहाँ पर आप उस 1 लाख रुपए के टीवी को लेके घर आ गए, लेकिन खुश भी बहुत हो आप और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि इसकी ईएमआई मुझे लगातार 1 साल या 2 साल भरनी पड़ेगी, क्योंकि इतना पैसा आपके पास अवेलेबल नहीं था। तो उस समय आपको थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है, क्या ये 1 लाख रुपए की टीवी मेरी ज़रूरत है या फिर मेरी चाहत है। अगर आपको लगता है कि आप ये चाहत के बेसिस पे खरीद रहे हैं तो आपको ऐसे सामान को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है तो हर छोटे बड़े एक्सपेंडिचर को हमें सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी ने भी हमें किसी भी चीज़ के लिए कन्वेंस कर दिया और हमने उसके कन्वेंस करने से वो चीज़ को खरीद लिया बिना सोचे समझे और अपना बैलेंस बिना चेक किए। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है।
दूसरा पॉइंट आता है कि अब मैं ये तो नहीं, बहुत से पॉइंट्स में मैंने कभी कभी बोला है कि घूमने फिरने पर या फिर मूवी देखने पर हम जो पैसा खर्च करते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा किसी वीडियो में नहीं कहा है कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, मैंने पहले भी बताया है कि हमें 30% पैसा जो है अपने वॉन्ट्स के लिए रखना होता है। अब 30 में से आप चाहो तो उसको 20 या 15 में भी पूरा कर सकते हैं, और जो आपके 15 या 10 जो भी % पैसे बचेंगे आप वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम में अचीव करने में लगा सकते हैं उन पैसे को। ऐसा नहीं है, देखो आजकल मूवी भी बहुत अच्छी आ रही है, तो अभी मैं आपको कहूँगी कि आपको कहीं घूमने ही नहीं जाना या फिर आपको कहीं वहीं नहीं जाना। हाँ देखो, घूमना है हमको, लेकिन अपने बैलेंस में, सारे खर्चे जो भी एक्सपेंडिचर करना है हमको अपने बैलेंस में करना है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे मान लो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ जाकर एक नॉर्मल होटल में रुकेंगे, वहाँ पर आपको 2-2.5 हज़ार में रूम अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। वहीं पर आप सोचेंगे कि हम ताज होटल में जाके रुकते हैं, वहाँ पर 10 से 12 हज़ार, 12 से 20 हज़ार भी आपके लग सकते हैं। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस इतना हो जाता है कि आपके जो 5 स्टार का मेन्यू होगा वो अलग होगा, और जहाँ पर आप किसी नॉर्मल होटल में रुकेंगे उसका मेन्यू अलग होगा। तो वो चीज़ें सारी आप घूम फिर के एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं। वो बाहर भी आप, जो आपको वहाँ पर मेन्यू मिलेगा वो बाहर भी आप कम पैसों में खाना खा सकते हैं होटल के बजाय। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप जहाँ पर कहीं हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रेन का टिकट ले लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा आपको, वहाँ पर बहुत पैसा बचता है आपका। तो ऐसे भी घूम फिर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हवाई जहाज़ में ही घूमने जाएंगे तभी हमारा लगेगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हमें हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि शादी या फिर बर्थडे पार्टी पर ज़्यादा खर्च करने से क्या होता है। ये बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बर्थडे में खर्च मत कीजिए या फिर शादी पर खर्च मत कीजिए। हाँ, शादी में खर्च करेंगे हम और बर्थडे पर भी खर्च करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, उन्होंने लोन ले लिया, बैंक से लोन लेके शादी में 1,000 लोगों का खाना बनवा रहे हैं, या फिर बर्थडे पार्टी में 1,000 लोगों को पार्टी दे रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पैसा हमारी जेब में नहीं था, हमने कर्जा लिया। अगर कर्जा लेके आप बर्थडे पार्टी और शादी में पैसा लगाते हैं, बाहर वालों को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये सही नहीं है। हाँ, आप बर्थडे पार्टी शादी में पैसा खर्च कर सकते हैं, वो पैसा आपके जेब में होना चाहिए। और आपने जो शुरू से अगर फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है, आपने शुरू से अपने पैसे को मैनेज किया है, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आप लोन लेके या फिर किसी से पर्सनली उधार लेके आप ऐसा काम करेंगे, तो ये खर्चा, शायद ये एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि बच्चों को जो पैसे की वैल्यू ज़रूर समझाएं। बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम देखा होगा आपने कि हम शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं और हमने वो नहीं कर पाया शायद जो आजकल बच्चे जो कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों को पैसे की वैल्यू तभी समझ में आती है। ऐसा नहीं कि बच्चों को हर बार ऐसा फील नहीं कराना है कि वो दुनिया के सबसे गरीब हैं, ऐसा नहीं। उनको जो भी आपके पास पेमेंट आ रही है उसमें से बच्चों को बताओ, उनको फाइनेंशियल सिखाओ, उनको फाइनेंशियल नॉलेज दो, क्योंकि ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जा सकता है, ये बच्चों को घर पर ही सिखाया जा सकता है। तो आपको बच्चों की पैसों की वैल्यू बच्चों को ज़रूर समझानी है, ठीक है। 5 पॉइंट है कि अपनी सैलरी का 20% शुरू से ही बचत करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी करते हैं, उस समय अपने खर्च और अपने शौक पूरे करने में लग जाते हैं। तो आपको शौक पूरे करने के बजाय अपनी सैलरी का 20% या फिर 25% पैसा बचा के वहाँ रखना है, और ऐसे टाइम के लिए रखना है कि जहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा, तब आपका वह पैसा ही आपके काम आएगा। अच्छा, 6वां पॉइंट आता है कि
अपना घर खरीदें या फिर रेंट पर रहें, ये खर्चा भी एक बहुत ही नॉर्मल खर्चा है हमारी लाइफ में। अगर देखो आपकी जॉब ऐसी है कि आपको एक जगह ही रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपना घर बना सकते हैं और आपका हर 2 साल या 3 साल या 4 साल में ट्रांसफ़र होता है, आप जगह-जगह जाके नौकरी करते हैं, तो ऐसे में फ्लैट या घर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में आप रेंट पर रह के भी गुज़ारा कर सकते हैं और जब आपका जॉब जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाए, जब आप किसी एक सिटी में आ जाओ, तब आप आकर के अपना मकान या फिर फ्लैट खरीद सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने आपको ये 5 से 6 पॉइंट बताए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी पॉइंट्स बताए हैं ये सारे मैंने एक्सपेंडिचर को हैंडल करने के लिए बताए हैं। आपकी जब भी मतलब जॉब में इंक्रीजमेंट हो तो आप ये देखना हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम को बढ़ाना। आपको अपने एक्सपेंडिचर को हमेशा स्टेबल करके रखना है, एक्सपेंडिचर को बढ़ने नहीं देना है। आप हमेशा ये सोचिए कि कौन सी चीज़ मेरी ज़रूरत है और कौन सी चीज़ मेरी चाहत है। जिस दिन आपने ज़रूरत और चाहत में फ़र्क कर लिया ना, उस दिन आप फाइनेंशियल अचीवमेंट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप देखेंगे अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए और सेविंग करनी चाहिए, उसके बेसिस पे अपने जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनको स्टेबल रखना चाहिए, तो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता है और आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और आप देखना 2023 में इन इम्प्लीमेंट को आप ज़रूर करना और आपकी स्थिति कहीं फाइनेंशियली मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत हो जाओगे और आप सब कुछ सीख सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।